कुछ लोगों ने विज्ञान विषय को इतना कठिन बना दिया है कि कला वर्ग के विद्यार्थी विज्ञान का नाम सुनते ही भागने लगते हैं। विज्ञान के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां कि बहुत कठिन है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। ये बिल्कुल भ्रांतियां गलत हैं। मैं आपको विज्ञान को इतने रोचक और सरल अंदाज में पढ़ाता हूं कि आपको मजा आ जाएगा। आपको पूरा लेक्चर देखने पर मजबूर कर देगा कि विज्ञान को कला के रूप में कैसे पढ़ा जाए, आर्ट के रूप में। विज्ञान कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल एकदम आम बोलचाल की भाषा में उसको कैसे समझा जाए और प्रश्नों को हम कितने आसानी से हल कर सकते हैं, ये देखते हैं विज्ञान में। हम लोग सामान्य अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान विषय को पढ़ रहे हैं और विज्ञान में बायोलॉजी का अध्ययन किया जा रहा है। बायोलॉजी में अभी तक हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र पूरा पढ़ लिया है, पाचन तंत्र समाप्त हो चुका है। अब चूंकि पाचन तंत्र भोजन से संबंधित है, हमारे न्यूट्रिशन से संबंधित है, जिसका पाचन किया जाता है, इसलिए किन किन चीज़ों का पाचन होता है, हम क्या खाने में खाते हैं, हमारे पोषक पदार्थ कौन कौन से हैं, हमारे लिए पोषण क्या है, हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना है और कौन कितनी मात्रा में खाना है, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो भी आप खाना खा रहे हैं उस खाने से आपको शरीर की ऊर्जा मिल रही है और उसी ऊर्जा से आप अपनी सारी दिनचर्याएं हल करते हैं और जो भी आपकी एक्टिविटीज होती हैं या जो भी काम होता है उसी ऊर्जा के माध्यम से किया जाता है। तो आज का मेरा टॉपिक है पोषण अर्थात न्यूट्रिशन। हम अपने भोजन के रूप में जो खाते हैं उसमें तीन चीजें प्रमुख होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इसके अलावा कुछ और कंपोनेंट्स होते हैं जिनको खाना अनिवार्य होता है, बहुत सूक्ष्म मात्रा में होते हैं लेकिन अति आवश्यक होते हैं हमारी शरीर की वृद्धि के लिए, विकास के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिव रखने के लिए और रोगाणुओं से लड़ने के लिए उनकी आवश्यकता होती है। जैसे कि विटामिन्स, खनिज लवण और जल। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा और विटामिन्स, ये चारों कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन होता है। और अकार्बनिक पदार्थ वे होते हैं जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है। खनिज लवण और जल, जल में जल का सूत्र है H2O, कार्बन नहीं है। खनिज लवण जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, जिंक, आयोडीन, फॉलिक एसिड इत्यादि चीजें खनिज लवण के अंतर्गत आती हैं और ये हमारे शरीर को ऊर्जा तो नहीं देती हैं लेकिन इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं और उन अपने कार्यों को वो निर्धारित रूप में परफॉर्म करती हैं। पोषण देखते हैं कि पोषण की परिभाषा क्या है। जीवों में सभी आवश्यक पोषक पदार्थों का अंतर्ग्रहण यानी कि इंजेक्शन, खाना, जो कि उनकी वृद्धि, ग्रोथ, विकास, डेवलपमेंट एंड रखरखाव, केयर तथा सभी जैव प्रक्रमों बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है, पोषण कहलाता है। यानी कि हमारे शरीर की वृद्धि, विकास, रखरखाव और जो बायोलॉजिकल और केमिकल एक्टिविटीज शरीर के अंदर हो रही हैं उसके लिए पोषण लेना अनिवार्य है। पोषण में क्या क्या होता है मैंने बताया कि ये कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर के हमारे पोषक पदार्थ मिलते हैं जो हम भोजन के रूप में खाते हैं। एक एक पर चर्चा करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, एक एक पर बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे शरीर का लगभग 50 से 65% 50 से 65% ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से ही होती है। कार्बोहाइड्रेट कई रूपों में पाया जाता है, जैसे कि
ग्लूकोज, जैसे कि ग्लूकोज, ग्लूकोज कहाँ मिलता है? चीनी और शहद में। दूसरा फ्रक्टोज कहाँ मिलता है? फलों में। सुक्रोज कहाँ मिलता है? गन्ना और चुकंदर में। स्टार्च कहाँ मिलता है? आलू और केला में। ये मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के स्रोत बताए कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट किस रूप में और किसमें आपको प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड एक या अधिक कार्बन अणुओं का बना होता है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, ये ग्लूकोज, यही फ्रक्टोज का भी है। यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट का एक अणु है, एक अणु है। ये लिखा ना, एक या अधिक कार्बन अणुओं से, कार्बन इसमें कितने हैं? 6 हैं। एक या अधिक कार्बन अणुओं से मिलकर बना होता है। तो इसमें कार्बन कितने हैं? 6 हैं, एक से अधिक हैं, इसलिए ये कार्बोहाइड्रेट का पहला रूप मोनोसैकेराइड है। इसके उदाहरण हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा प्रकार है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड 2 मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बना होता है, जैसे सुक्रोज। तीसरा है पॉलीसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट का तीसरा प्रकार पॉलीसैकेराइड, जो कई मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है, जैसे स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का अनुपात जल के समान होता है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है 2:1, 2:1। यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कार्बोहाइड्रेट में भी होता है, यानी कि हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है, 2:1। 2:1 हुआ ना, 2:1। हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। हमारे शरीर को आवश्यक गतिविधियों के लिए, अपने काम को सुचारू रूप से परफॉर्म करने के लिए, संचालित करने के लिए प्रतिदिन 450 से 500 ग्राम 450 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट कहां कहां से मिलता है, इसके स्रोत क्या हैं? सभी प्रकार के अनाज, जितने भी अनाज हैं जो हम खाते हैं, उन सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आलू में, फलों में, शकरकंद, गन्ना, गुड़, शक्कर, शहद, चुकंदर, केला इत्यादि में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या हैं? ये तो स्रोत हो गए, अब कार्य क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट क्या कार्य करता है? पहला कार्य इसका, कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा का प्रथम एवं मुख्य स्रोत है। दूसरा कार्य यह है वसा में बदलकर संचित भोजन का कार्य करता है। तीसरा, संचित भोज्य पदार्थ के रूप में होता है, जैसे वनस्पतियों में स्टार्च के रूप में और जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ग्लूकोज के अणु तात्कालिक ऊर्जा प्रदान करते हैं, तभी तो जब भी आपको थकान लगती है या आप थोड़ा सा तनाव महसूस करते हैं तो ग्लूकोन-डी डाल को एक गिलास पानी में और आप पी जाते हैं और आपको लगता है कि अब थोड़ी फ्रेशनेस आ गई है, थोड़ी सी ऊर्जा आ गई है। यानी कि ग्लूकोज के अणु हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट डीएनए तथा आरएनए का घटक होता है। अगर हम पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं या हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट शामिल नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं या क्या क्या व्याधियां हो सकती हैं, ये जान लेते हैं। पहला, शरीर का वजन कम होने लगेगा। दूसरा, मांसपेशियों में दर्द एवं थकान महसूस होगी।
कार्य करने की क्षमता घट जाएगी, शरीर में जीर्णता अर्थात रिपेयर करने की क्षमता कम होती जाएगी। अगर कोई मसल्स डैमेज हो गई है तो उसको रिपेयर करने की क्षमता कम हो जाएगी, चूंकि कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा हमको नहीं मिल पाएगी जिससे कि हमारी मांसपेशियों की रिपेयरिंग की जा सके। और शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु प्रोटीन प्रयुक्त होने लगेगी। जब कार्बोहाइड्रेट हम नहीं खाएंगे तो ऊर्जा हमारा शरीर कहाँ से लेगा? प्रोटीन से लेगा, इसलिए प्रोटीन का इस्तेमाल होने लगेगा। ये तो कमी से होने वाली समस्याएं थीं। अब यदि आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक है, आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, तो क्या होगा, यानी कि उसकी अधिकता से क्या होगा? पहला, एक तो आपके वजन में वृद्धि होने लगेगी, आपका वजन बढ़ जाएगा। दूसरा, शरीर बेडौल हो जाएगा, यानी कि मोटापे की समस्या हो जाएगी, आप मोटे हो जाएंगे। और तीसरा, मोटापे से संबंधित जो भी बीमारियां हैं वो आपको घेर लेंगी। ये हम लोगों ने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या इसके सोर्सेज हैं, कहाँ से मिलता है, इसके काम क्या हैं, इसकी कमी से कौन सी व्याधियां समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और इसकी अधिकता से क्या होता है। हमारे भोजन का दूसरा अवयव है प्रोटीन। प्रोटीन अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, यानी कि प्रोटीन में नाइट्रोजन भी होते हैं। प्रोटीन का निर्माण लगभग 20 अमीनो अम्लों से मिलकर होता है। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा सल्फर से निर्मित होता है। जीवधारियों के अधिकांश शरीर का भाग प्रोटीन का बना होता है। लगभग 15% भाग प्रोटीन का बना होता है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 ये लिखा है, 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे शरीर की दैनिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हमारे शरीर को प्रतिदिन 70 से 100 ग्राम 70 to 100 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ये प्रोटीन के बारे में था। अब प्रोटीन के स्वरूप, प्रोटीन किस किस फॉर्म में पाया जाता है? तो रक्त में पाई जाने वाली प्रोटीन हीमोग्लोबिन, रक्त को जमाने वाली प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन, बाल और नाखून की प्रोटीन केराटिन। दूध में 2 प्रोटीन पाई जाती हैं। एक तो वो प्रोटीन जो दूध को सफेद रंग प्रदान करती हैं, केसिन प्रोटीन दूध को सफेद रंग प्रदान करती है, और कैरोटिन प्रोटीन दूध को पीला रंग प्रदान करती है, जो कि गाय के दूध में पाया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि गाय का दूध हल्के पीले रंग का होता है, क्योंकि उसमें कैरोटिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। और ग्लूटिन, जब हम गेहूं से रोटी बनाते हैं तो जो गेहूं से रोटी बनाने का गुण आता है वो ग्लूटिन प्रोटीन के कारण ही आता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि इंसान की हड्डियों में लचीलापन आ जाता है। क्यों आता है? वो प्रोटीन की कमी से ही हड्डियों में लचीलापन आ जाता है। शरीर में बनने वाले एंटीबॉडी, जिनको हम प्रतिरक्षी पदार्थ भी कहते हैं, प्रोटीन का ही बना होता है। और डीएनए व आरएनए जैसे आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन के बने होते हैं। बात करते हैं प्रोटीन के स्रोत क्या क्या हैं, कहां से मिलता है हमको, कहां कहां से हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रोटीन का मुख्य स्रोत है सोयाबीन। सोयाबीन में 40%, लगभग 40% प्रोटीन पाया जाता है। और अंडे की जर्दी, अंडे की जर्दी में भी प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसके अलावा और क्या स्रोत हैं जहां जहां से हम प्रोटीन ले सकते हैं? जैसे कि सभी प्रकार की दालें, पनीर, मांस, मछली, दूध इत्यादि चीजों से भी पनीर की प्राप्ति की जा सकती है।
अब स्रोत हो गया प्रोटीन के क्या कार्य हैं, प्रोटीन के फंक्शन क्या है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन शरीर का ढांचा बनाती है। यह शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है। अगला क्या कार्य है, प्रोटीन कोशिकाओं एवं ऊतकों का निर्माण, मरम्मत व विकास करती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मुख्य आधार प्रोटीन ही है। जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है तो उसमें प्रोटीन की ही चेकिंग की जाती है। एक नोट लिखिए और लिखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में प्रोटीन एवं डीएनए की जांच या मिलान की जाती है। यदि आप अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं ले रहे हैं तो क्या होगा, उसकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, क्या समस्याएं हो सकती हैं, उनको जान लेते हैं। भोजन में प्रोटीन की कमी से शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि रुक जाएगी। दूसरा क्या होगा, प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोरकर रोग और मेरेस्मस रोग हो जाता है। क्वाशियोरकर रोग में बच्चे का पेट बाहर निकल आता है और मेरेस्मस रोग में बच्चे का शरीर सूखने लगता है, जिसको सूखा रोग भी कहा जाता है। एक नोट लिखिए और उसमें लिखिए कि सामान्य कामकाजी महिला को लगभग 45 ग्राम प्रोटीन, जबकि गर्भवती या दूध पिलाने वाली महिला को लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। नोट में दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, बुजुर्गों को युवाओं की अपेक्षा अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ये हम लोगों ने प्रोटीन के बारे में पढ़ा कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है और हमको किस मात्रा में लेना है, प्रोटीन के सोर्सेस क्या हैं, उसके फंक्शन क्या हैं, कमी से कौन से रोग होंगे, ये सारी बातें हम लोगों ने जान ली। अब पढ़ते हैं वसा। तीसरा अवयव है वसा, कार्बनिक पदार्थ वसा। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ है। वसा शरीर को ठोस रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। वसा भी कार्बन हाइड्रोजन का यौगिक होती है। वसा त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को नियंत्रित करती है तथा शरीर को सुरक्षा भी प्रदान करती है। 1 ग्राम वसा से लगभग 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान प्राप्त होती है। इस प्रकार प्रति ग्राम वसा में ऊर्जा की मात्रा 9 किलो कैलोरी होती है। इस प्रकार यदि प्रति ग्राम वसा में ऊर्जा की मात्रा सर्वाधिक होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में कितनी है 4 किलो कैलोरी और प्रोटीन में 4.1 किलो कैलोरी 1 ग्राम में, जबकि वसा में 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा की अधिकता से हृदय संबंधी रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। वसा के प्रकार, वसा कितने प्रकार की होती है? वसा मूलतः 2 प्रकार की होती है। पहली संतृप्त वसा सैचुरेटेड फैट, और दूसरी असंतृप्त वसा अनसैचुरेटेड फैट। संतृप्त वसा ये लगभग 20 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस पर जम जाती है। दूध, घी, मांस इत्यादि के रूप में लगभग सभी जंतु वसाएं संतृप्त वसा ही होती हैं। तीसरा, संतृप्त वसाएं कम क्रियाशील होती हैं, इसलिए कोलेस्ट्रॉल में बदल जाती हैं। यह कोलेस्ट्रॉल धमनी व सिराओं में जमा होकर हृदय रोगों को जन्म देता है। अगर आप असंतृप्त वसा अधिक मात्रा में खाते हैं तो हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी बात करते हैं असंतृप्त वसा अनसैचुरेटेड फैट।
ये वसाएं तेल के रूप में होती हैं। जो हम लोग सब्जी बनाते हैं, सरसों का तेल है, ये क्या है? ये अनसैचुरेटेड फैट है। वनस्पति तेल व मछली के तेल के रूप में होती हैं। कौन सी? अनसैचुरेटेड फैट। ये ऑक्सीजन के साथ अधिक क्रियाशील होती हैं, इसलिए कम नुकसानदायक होती हैं। और इनके स्रोत क्या हैं? घी, दूध, मक्खन, तेल, मांस, मछली इत्यादि से असंतृप्त वसाएं प्राप्त की जा सकती हैं। वसा का कार्य क्या है? ऊर्जा का दूसरा मुख्य स्रोत है। पहला स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और वसा दूसरा मुख्य स्रोत है ऊर्जा का। कुल ऊर्जा का लगभग 35% 35% वसा से प्राप्त होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट से कितना था? 50 से 65%। यह संचित भोजन के रूप में भी स्टोर की जा सकती है, यानी कि एक सप्ताह तक वसा से हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम एक सप्ताह तक भोजन ना खाएं तो हमारे शरीर में जो वसा संचित है उससे हमको ऊर्जा मिलती रहेगी और मनुष्य की मृत्यु नहीं होगी। यहां पर एक नोट लिखिए और लिखिए, ग्लाइकोजन केवल 24 घंटे तक ऊर्जा प्रदान कर सकता है। ग्लाइकोजन क्या होता है? जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं भोजन में तो उसमें क्या होता है? ग्लूकोज। वो ग्लूकोज हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन यदि मैंने कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा खा ली है तो हमारे शरीर में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि हमारे शरीर की आवश्यकता से अधिक ज़्यादा ग्लूकोज हो जाएगा। तो वो ग्लूकोज यकृत के द्वारा ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर दिया जाएगा। और जब हम 8-10 घंटे 12 घंटे खाना नहीं खाएंगे तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? उसी ग्लाइकोजन से। फिर यकृत क्या करेगा? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और फिर से हमको ऊर्जा मिलने लगेगी। आंतरिक अंगों को सुरक्षा तथा बाह्य आघात से बचाता है। कौन? वसा। वसा के फंक्शंस की बात हो रही है। शरीर को निश्चित आकार प्रदान करता है। शरीर किस साइज का होना चाहिए वो आकार कौन प्रदान करता है? वसा। त्वचा के नीचे जमा होकर, वसा त्वचा के नीचे जमा हो जाती है। कहां पर? एडिपोज टिश्यू में। शरीर के ताप को बाहर निकलने से रोकती है, यानी कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है। फैट। वसा की कमी से त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं, जैसे त्वचा रूखी हो जाती है, वजन में कमी होने लगती है, शरीर का विकास अवरुद्ध हो जाता है, इत्यादि समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। अगर हमारे शरीर में वसा की मात्रा अधिक हो जाए तो क्या होगा? हमारा शरीर विडोल हो जाएगा, मोटापा आ जाएगा, और मोटापा से संबंधित समस्याएं जैसे कि हृदय रोग की समस्याएं, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए हमारे भोजन में पोषक पदार्थों की मात्रा, चाहे वो कार्बनिक हो या अकार्बनिक हो, एक संतुलित अमाउंट में होनी चाहिए, संतुलित मात्रा में होनी चाहिए, तभी हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। यदि इन तत्वों की मात्रा असंतुलित होती है तो हमारा शरीर बेडौल हो जाएगा, वृद्धि रुक जाएगी, विकास नहीं हो पाएगा, यानी कि बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। आज हम लोगों ने इन 3 का अध्ययन किया है। विटामिन बचा है और खनिज लवण एंड वाटर, जल। इन तीनों का अध्ययन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे और इसके बाद भी आगे टॉपिक चलते रहेंगे जो भी सिलेबस में आएगा। तो ये था आज का लेक्चर पोषण के तहत, और पोषण को आप लोगों ने पढ़ा। विज्ञान की कक्षाएं ऐसे ही अनवरत जारी रहेंगी। आप लोग लगातार नोट्स बनाते रहिए, इसको समझते रहिए। कोई भी समस्या आ रही है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको उसका जवाब दिया जाएगा, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, और आगे भी इस तरह से कोशिश की जाएगी कि जीएस के विषय के रूप में विज्ञान को पढ़ाया जाएगा और उसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी, और अनवरत जारी रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।